अध्यक्ष संगठन महामंत्री दिल्ली में नड्डा से करेंगे मुलाकात। कई मंत्रियों की होगी छुट्टी तो कुछ की बदलेंगे विभाग। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक, कंट्रोल में नहीं आ रहा ब्लड प्रेशर। पीजीआई के डॉक्टर बोले तबीयत में हल्का सुधार। यूपी में बीजेपी की संस्कारी सियासत, कल्याण से हर दूसरे दिन मिलते हैं योगी। बीमार आजम खान की फोटो शेयर करने पर लोगों ने अखिलेश पर कसा तंज। देश में तेजी से कम हो रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 29,413 नए केस आए सामने। 4 महीने में पहली बार 4 लाख से कम हुए एक्टिव केस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। दोपहर बाद होने वाली इस मुलाकात को प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उठी चर्चा पर अंतिम मुहर लगाने की बात मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी तो कुछ के विभाग बदले जाएंगे। वहीं सहयोगी दलों की नाराजगी दूर करने को लेकर 4 मनोनीत होने वाली एमएलसी की सीटों पर भी चर्चा होगी। फिलहाल मुलाकात के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर ये मुलाकात किस और किन मुद्दों पर हुई है। तो यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जा सकता है और माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट का विस्तार भी उसी मॉडल पर किया जा सकता है जैसे केंद्र में मोदी कैबिनेट का हुआ है, जिसमें जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ युवाओं को अधिक मौका दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने के अंत तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। संगठन की ओर से 25, 26 और 30 जुलाई की तारीख का प्रस्ताव दिया गया है। अब किस दिन विस्तार होना है इस पर मुख्यमंत्री योगी ही मुहर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार में अब उन नेताओं को जगह मिल सकती है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई थी, ताकि बिगड़े हुए संतुलन को एक बार फिर से ठीक किया जा सके। इनमें सबसे पहला नाम निषाद पार्टी के संजय निषाद का है। प्रवीण निषाद को भी, जो उनके बेटे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। ऐसे में अब संजय निषाद को यूपी कैबिनेट में जगह देकर इसकी भरपाई की जा सकती है। इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजभर समुदाय के किसी नेता को यूपी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। पहले ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने अपना अलग मोर्चा बना लिया है। इसके अलावा बीजेपी की नजर ब्राह्मण चेहरे पर भी टिकी है, क्योंकि हाल ही में बीएसपी, कांग्रेस और सपा तीनों ने ही ब्राह्मण समुदाय को लुभाने की कोशिश की है। तो योगी सरकार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद की एंट्री हो सकती है। उन्हें विधान परिषद के जरिए मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। वहीं कायस्थ समुदाय को साधने के लिए ओपी श्रीवास्तव का नाम सबसे आगे चल रहा है। दरअसल यूपी में 7 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जातीय क्षेत्रीय समीकरण को इनके जरिए साधा जाए। साथ ही यूपी मंत्रिमंडल में एक महिला नेता की भी एंट्री हो सकती है। इसके अलावा ये भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कुछ नेताओं की छुट्टी भी हो सकती है और उसमें भी मोदी सरकार के मॉडल को अपनाया जा सकता है, जिसमें ज्यादा उम्र वाले और कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो यूपी कैबिनेट विस्तार को बीजेपी आलाकमान की मुहर मिल चुकी है। मोदी मॉडल अपना सकते हैं योगी आदित्यनाथ, केंद्र वाला फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। यूपी सरकार में उन नेताओं को जगह मिल सकती है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष संगठन नड्डा से मुलाकात करेंगे। खबर सामने आ रही है कि कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है तो कुछ के विभाग बदले जाएंगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे हैं और उसी के बाद से सियासी अटकलें तेज हो गई है कि योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर हर पार्टी सक्रिय हो गई है। हालांकि इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से दूर नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट को छोड़ दे तो अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद
वे केवल एक बार उत्तर प्रदेश आए हैं। उनका आखिरी दौरा 3 अक्टूबर 2020 को था। तब वे अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ हाथरस गैंगरेप कांड में पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए यूपी आए थे। अब इन्हीं सब मुद्दों को बीजेपी राहुल के खिलाफ चुनावी मुद्दा बनाएगी। बीजेपी सूत्रों की माने तो 5 पॉइंट्स में राहुल और कांग्रेस को चुनाव से पहले घेरने की बीजेपी की तैयारी है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं यूपी से दूर नजर आ रहे हैं। अमेठी में हार मिलने के बाद यूपी की तरफ उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा है और बीजेपी ने ऐसे 5 पॉइंट्स तैयार किए हैं जिसमें बीजेपी राहुल और कांग्रेस को चुनाव से पहले घेरेगी। वो 5 पॉइंट्स कौन से हैं वो आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट है, जब राहुल गांधी अमेठी हारने के बाद भी वापस नहीं आए हैं। राहुल आखिरी बार अमेठी 10 जुलाई को पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद कभी नहीं आए। दूसरा पॉइंट है उत्तर भारतीयों पर दिया गया कमेंट, जिससे बीजेपी मुद्दा बनाएगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चेन्नई में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश जाएंगे और वहां की महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार होता है उसे देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके कई सांस्कृतिक कारण हैं। तमिलनाडु उन राज्यों में शामिल है जहां महिलाओं के साथ बेहतर व्यवहार किया जाता है। और राहुल ने यह भी कहा था कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारतीय महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है। तो बीजेपी इस बयान को एक बार फिर से चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा राहुल गांधी की अगुवाई में ही कांग्रेस ने असम, केरल, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में चुनाव लड़ा था। अगर इसमें तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी अब इसे राहुल गांधी का फेलियर बताकर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। इसके अलावा 2017 में सपा कांग्रेस के गठबंधन को भी हार मिली थी। तो बीजेपी एक बार फिर से दोनों के बीच हुए गठबंधन को याद दिलाकर चुनाव में लोगों के बीच जाने की तैयारी कर रही है। और आखिरी पॉइंट है कि राहुल की यूपी से दूरी का एक और बड़ा कारण ये है, यहाँ कांग्रेस बेहद कमजोर हो गई है। एक जमाने में कांग्रेस यूपी की सियासत की सबसे मजबूत कड़ी हुआ करती थी, लेकिन पिछले 30 सालों से सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है। ब्लॉक से लेकर जिले स्तर तक की टीम में गिने चुने लोग ही शामिल हैं। राहुल गांधी की छवि भी यूपी में खराब है। उनके बदले लोग और कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक महीने के अंदर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिर उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। इस बार उनकी यात्रा में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर और रामनगरी अयोध्या भी शामिल है। राष्ट्रपति भवन से अभी आधिकारिक प्रोटोकॉल नहीं आया है। सूचना मिली है कि 27 से 29 अगस्त के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश आएंगे। वे प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस ट्रेन से आएंगे। उनके संभावित यूपी दौरे को लेकर रेलवे प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। संभावित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति विशेष विमान से 27 अगस्त को लखनऊ आएंगे। यहां से 28 अगस्त को गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। देर शाम वे लखनऊ लौट आएंगे। अगले दिन अयोध्या में 29 अगस्त को रामलल्ला के दर्शन का कार्यक्रम बनाया गया है। इसी दिन अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव भी शुरू हो रहा है। अयोध्या में भव्य रामायण कॉन्क्लेव होगा जिसमें 2500 कलाकार शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अगस्त में यूपी दौरा है। गोरखपुर और रामनगरी अयोध्या भी उनके दौरे में शामिल है। 27 से 29 अगस्त के बीच राष्ट्रपति यूपी आएंगे। तो एक महीने के अंदर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर होंगे। उनकी यात्रा में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर और अयोध्या भी शामिल है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी अगस्त में रामलल्ला के दर्शन कर सकते हैं। 27 से 29 अगस्त तक राष्ट्रपति का संभावित कार्यक्रम है। 27 अगस्त को स्पेशल विमान से राष्ट्रपति अमोसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 28 अगस्त को गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। वे गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में अस्पताल भवन का भी उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि अगस्त महीने में लखनऊ से अयोध्या तक राष्ट्रपति कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से सफर कर सकते हैं। 29 अगस्त को प्रेसिडेंशियल ट्रेन से रामनाथ कोविंद अयोध्या पहुंचेंगे। रेलवे ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और आपको ये भी बता दें कि बीते 25 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से दिल्ली के सफदरजंग से कानपुर पहुंचे थे। वे अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। अपने परिजनों और करीबियों से मिलने के बाद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से ही वे कानपुर से लखनऊ आए थे। और इस बार यही बताया जा रहा है कि वो दौरा प्रेसिडेंशियल ट्रेन के जरिए ही करेंगे।
आपको बता दें कि 29 अगस्त को रामलला के दर्शन का कार्यक्रम बनाया गया है। पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कल्याण सिंह की हालत अभी भी नाजुक है। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। यूरिन भी पास करने में उन्हें परेशानी हो रही है। पीजीआई के डायरेक्टर का कहना है कि सोमवार की रात अचानक उनकी हालत चिंताजनक हो गई थी, लेकिन उसके बाद हल्का सुधार आया है, लेकिन ये अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है। परिवार के लोग अस्पताल में मौजूद हैं। पीजीआई के विशेषज्ञ कल्याण सिंह के बीपी और अन्य जरूरी पैरामीटर्स पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वे पहले की तरह रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, किसी से बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं। आईसीयू स्टाफ या डॉक्टर जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो बोल नहीं पाते। कई बार आंख खोलते हैं और फिर बंद कर लेते हैं। पीजीआई निदेशक के प्रोफेसर आर.के. धीमन ने बताया कि कल्याण सिंह को एनआईवी ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। सोमवार रात में उनकी स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी, लेकिन अब आंशिक सुधार कहा जा सकता है, पर जिस गति से सुधार आना चाहिए वे गति अभी नहीं दिख रही है। एक्सपर्ट डॉक्टरों के पैनल, जिनमें एचओडी और विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल हैं, लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। तो पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं। पीजीआई के डॉक्टरों का कहना है कि तबीयत में हल्का सुधार तो आया है, लेकिन जितनी उम्मीद की जा रही थी उस हिसाब से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, उतना उनकी हालत में सुधार नहीं आया है। लगातार परिवार के लोग भी इस दौरान अस्पताल में मौजूद हैं। कई बार सीएम योगी भी उनसे मिलने के लिए पहुँच चुके हैं। तो पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे कल्याण सिंह की हालत अभी भी नाजुक है। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। यूरिन पास करने में भी उन्हें दिक्कत हो रही है। वहीं पीजीआई के डायरेक्टर का कहना है कि सोमवार की रात अचानक उनकी हालत नाजुक हो गई थी। पीजीआई के विशेषज्ञ कल्याण सिंह के ब्लड प्रेशर और अन्य ज़रूरी पैरामीटर्स पर लगातार नज़र रख रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पहले की तरह रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनकी हालत में थोड़ा बहुत तो सुधार आया है, लेकिन जितना सुधार एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना सुधार नहीं आ पाया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक है। आने वाले 2 दिन अहम बताए जा रहे हैं। सोमवार रात उन्हें ऑक्सीजन देने के बाद मंगलवार सुबह उन्हें फिर से ऑक्सीजन दी गई। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। देश में सोमवार को 29,413 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 45,345 लोगों ने कोरोना को मात दी और 372 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हो गई। नए संक्रमितों की बात करें तो ये आंकड़ा पिछले 125 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को 28,869 लोगों ने कोरोना की पुष्टि हुई थी। इसी तरह रोजाना होने वाली मौतों के आंकड़ों में भी गिरावट हुई है। ये आंकड़ा भी पिछले 111 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 30 मार्च को 355 लोगों की मौत हुई थी। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की बात करें तो इसमें पिछले 24 घंटे में 16,322 की कमी रिकॉर्ड की गई है। देश में फिलहाल 3,99,998 संक्रमितों का इलाज चल रहा है और ये आंकड़ा भी पिछले 117 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले देश में 24 मार्च को 3.91 लाख एक्टिव केस थे। तो देश में तेज़ी से कोरोना केसेस कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 29,413 नए केस सामने आए हैं। 4 महीने में पहली बार 4 लाख से एक्टिव केस कम हुए हैं। तो लगातार देश में हालात सुधरते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आवश्यकता है सावधानी बरतने की, क्योंकि अब से कहा जा रहा है कुछ हफ्तों बाद तीसरी लहर आ सकती है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बता दें कि हसनगंज नवाई गांव के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें आधा दर्जन बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वही गोलीबारी में 3 बदमाश भी घायल हो गए। सभी बदमाश ट्रक लुटेरों के गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। स्वाट टीम और दही थाना प्रभारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। तो उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आधा दर्जन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश ट्रक लुटेरों के गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं।
बता दें आपको कि स्वाट टीम और दही थाना प्रभारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। तो 9 की खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। हसनगंज नवाई गांव के पास मुठभेड़ हुई। आधा दर्जन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोलीबारी में 3 बदमाश घायल हो गए। आपको बता दें कि सभी बदमाश ट्रक लुटेरों के गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं और ये कार्रवाई स्वाट टीम और दही थाना प्रभारी के नेतृत्व में हुई है। तो उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश ट्रक लुटेरों के गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। स्वाट टीम और दही थाना प्रभारी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। तो उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। हसनगंज नवाई गांव के पास यह एनकाउंटर हुआ। आपको बता दें कि आधा दर्जन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी नजर रखने के लिए आगे किया है, ताकि बकरीद पर गोवंश, ऊंट और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो सके। इसके साथ ही सीएम योगी ने आदेश जारी कर स्पष्ट कहा है कि इस बार कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी। इसके लिए निजी परिसरों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गोवंश या ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसके ऊपर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस साल 21 जुलाई को बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद उल अजहा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 तक अदा करने की तैयारी की जा रही है। बकरीद के दिन सुबह नमाज अदा करने के साथ ही ईद मनाने की शुरुआत हो जाती है। सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी नजर रखने के लिए आगे किया है, ताकि बकरीद पर गोवंश, ऊंट और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो सके। तो बकरीद को लेकर यूपी में नई गाइडलाइंस जारी हो गई है। बकरीद पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपराधियों पर नकेल कसने का सिलसिला लगातार जारी है। सूबे में पुलिस ने कुख्यात अपराधी, विभिन्न प्रकार के माफियों और उनके गिरोह के अन्य सहयोगियों आदि के खिलाफ अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की है। योगी सरकार के 4 साल से अधिक के कार्यकाल में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 15 अरब 74 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया है। इसमें से सर्वाधिक कार्रवाई जनवरी 2020 से अब तक की गई है। इस दौरान रिकॉर्ड कुल 13 अरब 22 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्त की गई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 13,700 से अधिक अभियोग गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 43,000 से ज्यादा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि अब तक गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत 1,431 प्रकरणों में 15 अरब 74 करोड़ 5 लाख रुपए से अधिक की चल अचल अवैध संपत्ति पर शिकंजा कसते हुए सरकारी जमीन अवमुक्त कराने, अवैध कब्जे के ध्वस्तीकरण और अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। बिजनौर के पत्रकारों ने पत्रकार दानिश सिद्दीकी को श्रद्धांजलि देते हुए शहीद तिराहे पर कैंडल मार्च निकाला। राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। पत्रकारों ने फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या की निंदा की और कैंडल मार्च निकालकर दानिश को श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकारों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा, जिसमें दानिश के हत्यारों को कड़ी सजा और परिवार को सुरक्षा की मांग की गई। बता दें कि समाचार एजेंसी रॉयटर के लिए काम करने वाले पुलिट्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में पाकिस्तान से लगे एक बॉर्डर क्रॉसिंग के पास अफगान सैनिकों और तालिबान आतंकवादियों के बीच भीषण लड़ाई की कवरेज करने के दौरान हो गई थी। ज्ञापन में मांग की गई कि दिवंगत पत्रकार दानिश के परिवार को सुरक्षा दी जाए, इसके अलावा आर्थिक सहायता भी उनकी की जाए।
हमारे भारत देश के जो वरिष्ठ पत्रकार दानिश सिद्दीकी, जिनकी निर्मम हत्या अफ़गानिस्तान में कर दी गई है आतंकवादियों द्वारा, उसके विरोध में आज जिला बिजनौर के सभी पत्रकार भाइयों ने एक साथ एकजुट मिलकर उनके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है, साथ ही उनको न्याय दिलाने की मांग की है और अपराधियों को फांसी दिलाने के लिए भी यहाँ पर जो है सभी पत्रकार इकट्ठे हुए हैं। और प्रशासन से राष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन है कि वो उनका साथ। तालिबानियों द्वारा जो नृशंस हत्या की गई है एक पत्रकार की, जो बहुत वरिष्ठ, जिनका नाम देश विदेश में था, उसकी निंदनीय हत्या जो हुई है उसकी सभी ने पुरजोर भर्त्सना की है और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन SHO नूरपुर को सौंपा है। नूरपुर पत्रकार संघ के सभी जुड़े क्षेत्र के संभ्रांत पत्रकारों ने मांग की है कि स्वर्गीय दानिश भाई के परिवार को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, परिवार में शिक्षित बीवी बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाई जाए, देश में पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें पारिवारिक पेंशन प्रदान कराई जाए, पत्रकारों से संबंधित शिकायतों को, विवादों को समाधान के तहत हल करवाए जाने के आदेश किए जाएं। तुरंत भारत सरकार, राष्ट्रपति इस पर एक्शन ले। उन्नाव जिले को नए थाने की सौगात मिली है। यहाँ उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र में लगने वाली दही चौकी अब दही थाने में तब्दील हो गई है, जिसका SP उन्नाव आनंद ने फीता काट कर शुभारंभ किया। आपको बता दें कि दही थाना क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया, नेशनल हाईवे समेत 19 गांवों को ये कवर करेगा। वह SP आनंद कुलकर्णी ने कहा कि नया थाना बनने से इस क्षेत्र में क्राइम भी कंट्रोल होगा। आज थाना दही को एक नए थाने के रूप में गठित किया गया है। पूर्व में ये थाना कोतवाली की एक चौकी के रूप में काम करता था। आज से इसको हमने ऑपरेशनल किया है। इसमें कुल 29 गांव होंगे और उन गांवों के मजरे भी होंगे और पूरा इस जो इसको क्षेत्र है वो अचलगंज थाने के कुछ गांव इससे जुड़े हैं, अजगैन थाने के भी कुछ गांव जुड़े हैं और कोतवाली का एक बहुत बड़ा पोर्शन इस थाने में जुड़ा हुआ है। ये हाईवे को फेसिंग थाना होने की वजह से हाईवे के जो एक्सीडेंट्स हैं या हाईवे से रिलेटेड जो क्राइम है उसको भी बेटर वे में कंट्रोल करने के लिए पुलिस को एक बहुत ऑपरेशनल पुलिस की एफिशिएंसी भी इससे बढ़ जाएगी और जो क्षेत्रीय लोगों की भी समस्या सुलझाने में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी अवैध असला को सोशल मीडिया पर दिखाकर पश्चिम यूपी का डॉन बनना चाहता था। जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को ये सफलता मिली है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अवगत कराना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़का ऋतिक मलिक, जो कि ट्रोनिका सिटी क्षेत्र का रहने वाला है, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक में वो इस तरह से बोल रहा था कि पश्चिमी यूपी का डॉन बनना चाहता हूँ और उसके हाथों में तमंचे दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस लड़के को चिन्हित किया और उसको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी कोई अन्य लोग जो इस तरह के कृत्य में इन्वॉल्व होंगे उनके विरुद्ध भी हम लोग कठोर कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। पत्रकारों पर आए दिन हो रहे अत्याचारों से पत्रकारों में रोष देखने को मिल रहा है। आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है और खबर प्रकाशित करने पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यूपी के जनपद बिजनौर में इन दिनों गुंडे माफिया पत्रकारों पर हावी होते नजर आ रहे हैं। लगातार पत्रकारों पर माफियों द्वारा हमले भी किए जा रहे हैं और पत्रकार को ब्लैकमेल करने का भी मामला सामने आ रहा है। अगर पत्रकारों के साथ ऐसा ही चलता रहा तो गुंडों का राज ही केवल रह जाएगा। चांदपुर कोतवाली क्षेत्र के पत्रकार अतीक अहमद, जो एक हिंदी अखबार में कार्य करते हैं, लगभग एक हफ्ते पहले भूमाफियों द्वारा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
वहां से हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इरफान है, ये खनन माफिया है और एक गिरोह चलाता है, गुंडा भी है ये। तो ये मिला मुझे। अब प्रशासन ने खनन बंद करा रखा है, तो इसने मुझसे ये कहा कि ये जो खनन बंद करा दिया तुमने, ये खनन चालू कराओ। मैंने इससे ये कहा कि मैं कैसे बंद करा सकता हूँ, भाई खनन तो प्रशासन बंद कराएगा, मेरा इसमें क्या रोल है। बोले नहीं, तेरी जो पत्रकारिता है ना उसे मैं सब देख लूँगा, और तू किसी दिन अगर मुझे कहीं रास्ते मिल गया तो तेरे ऊपर डंपर चढ़ा दूंगा मैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बस हाथापाई पे उतर आया, गाली गलौज पे उतर आया। तो अभी आपने तहरीर दी? जी मैंने तहरीर दे दी। क्या कहा था इसने? सेवारा थाने में बस जान से मारने की धमकी दी है। थानाध्यक्ष ने क्या कहा? थानाध्यक्ष ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मारपीट इसलिए हुई कि मैंने एक प्रार्थना पढ़ दिया था 5/4/2021 को बोर्ड कार्यालय में कि इसकी मुझे जानकारी दी जा रहा है कि वक्त संपत्ति है या नहीं है, मुझे इसकी कार्रवाई करनी है। उन्होंने मुआयना तो कराया नहीं रजिस्टर का, और ऊपर से इनके भू माफिया के उसमें दिया कि ये कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोतवाली चांदपुर के ठीक बराबर में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए एक प्लॉट अलॉट किया गया है। मेरे इस संबंध में लेखपाल चांदपुर से बातचीत हुई, जो एक मेरे साथी का तहसील दिवस में प्रार्थना बल भी लगा हुआ है कि हमारी जगह की पैमाइश कर दी जाए, नक्शा बना दिया जाए। तो मैं उसको नपवाने के लिए लेखपाल के साथ गया था। लेखपाल चांदपुर मेरे साथ ना जा करके उस प्लाट पे चला गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।